प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शक्ति के साथ साथ एक और अवधारणा आती है सत्ता। इसका अध्ययन करेंगे। बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सत्ता शक्ति के रूप है और कोई भी समाज एक सत्ता के बिना सुव्यवस्थित समाज की स्थापना कल्पना नहीं की जा सकती है। सत्ता को राजव्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जा सकता है। सत्ता शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव हो पाती हैं। राजनीति के अंतर्गत किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक होता है, परंतु शक्ति की भूमिका सबसे प्रभावशाली वहां सिद्ध होती है जहां शक्ति केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाती है, बल्कि वह वैधता के साथ जुड़कर सत्ता या आधिकारिक सत्ता का रूप धारण कर लेती है। मीनिंग के तौर पर हम सत्ता को ये कह सकते हैं कि सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण या क्षमता है जिसके कारण उसे सही या प्रामाणिक मानकर उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। सत्ता के प्रयोग के कारण ही आधिकारिक नीतियां, नियम और निर्णय समाज में स्वीकार किए जाते हैं और प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाते हैं। मुख्य रूप से सत्ता के दो घटक हैं, शक्ति और वैधता। शक्ति और वैधता सत्ता के मुख्य रूप से दो घटक हैं। विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सत्ता की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे हम मानते हैं, बायरस्टेड ने कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं में शक्ति नहीं है। इसी तरह से हेनरी फेयोल का मानना है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। एलन ने मानना है कि जो कार्य सौंपे गए हैं उनके निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियां और अधिकार सत्ता कहलाते हैं। सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति है, लेकिन हमेशा से सत्ताधारी के आदेशों का पालन नहीं होता है। हमेशा पालन एक सहमति के आधार पर होता है। जैसे कि जब जिसको अपन आदेश देते हैं, अधीनस्थ को, जब ये बात मान लेता है कि आदेशों का स्रोत सही है या उचित है, तभी आदेश देने वाले अधिकारी को सत्ताधारी कहा जाता है। मतलब कि जरूरी नहीं कि हम हर व्यक्ति के आदेशों का पालन करें। वास्तव में सत्ता शक्ति के समान शास्त्रियों पर आधारित नहीं है, बल्कि अपने उचित व्यवहार के कारण दूसरों को अपने अनुकूल बनाने का एक प्रभावी साधन है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित तथा औचित्यपूर्ण होती है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बारे में कहा है कि वास्तव में ये कि सत्ता जो होती है वो अपने औचित्य तथा अधीनस्थों की सहमति के महत्व पर आधारित होती है। सत्ता आदेश देने वाले उच्च स्तरीय शक्ति और आदेशों का पालन करने वाले अधीनस्थों के बीच सहमति पर आधारित संबंधों को जन्म देती है। अर्थात आपको कोई भी व्यक्ति अगर गलत बात के लिए आदेश देता है, तो अगर आप उस आदेश को अवमानना कर देते हैं, नहीं मानते, तो वो सत्ताधारी नहीं कहलाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के आदेश मानने के लिए दूसरा अधीनस्थ व्यक्ति बाध्य है। उसकी सहमति भी सत्ताधारी के आदेश में शामिल होती है। इन ब्रीफ वी कैन से दैट कि अधिकार सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो और
संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। मतलब यही है बार बार कि सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने, उनका पालन करवाने की शक्ति है, और जो कि अपने जो एक इंस्टीट्यूट है, जो संगठन है, उस लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थ जिनका पालन करते हैं। सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रोफेसर बीच ने 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला सिद्धांत है औपचारिक सत्ता सिद्धांत और दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है। सत्ता का प्रभाव, आदेश देने का अधिकार मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलता है। सत्ता के पीछे एक संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण उस सत्ता को के आदेशों को स्वीकार किया जाता है। दूसरी बात आती है स्वीकृति सिद्धांत। जैसा कि इसके नाम से विदित है कि जब तक अधीनस्थों की स्वीकृति सत्ता के आदेश में शामिल नहीं होती है, तब तक वो सत्ता अधिकार देने, आदेश देने की स्थिति में नहीं होती है। अर्थात जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में आदेश को स्वीकार कर लेते हैं, तब यह स्थिति सत्ता स्थिति बन जाती है। क्लियर है बिल्कुल? औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृति। ठीक इसी तरह से चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी रचना द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में लिखा है कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करे, इसके लिए क्या होना चाहिए कि सत्ता को 4 शर्तें होनी चाहिए। जैसे एक आप अपने बिल्कुल प्रैक्टिकल होके समझिए कि आपको कोई आदेश दे रहा है, तो उसमें क्या चीजें हैं। पहली बात तो जो अधीनस्थ अधिकारी है वो आदेश या सूचना को समझ सकता हो। दूसरी बात है कि वह जो संगठन के उद्देश्य हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो अधिकारी आपको आदेश दे रहा है, वो उसके अनुकूल हो, प्रासंगिक हो। तीसरी बात है कि वो आपके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि आप उनसे किसी टेंशन में आ जाएं या आपकी वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप पर दबाव बनाए, या फिर ये हो कि वो आपके जो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आप उस कार्य को करने की क्षमता रखते हो, मतलब उस आदेश को पालन करने की क्षमता रखते हो। तो इस तरह से आपके पास में आप कोई भी इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वास्तव में अगर कोई आपको आदेश देता है तो आप उन आदेशों को फॉलो अप करने की स्थिति में है या नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? अब आता है कि सत्ता के मैक्स वेबर ने 3 स्रोत बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। इसमें है परंपरागत सत्ता, बौद्धिक सत्ता और करिश्मात्मक सत्ता। परंपरागत सत्ता में ये होता है कि जैसे राजा के आदेशों का पालन करना, वह परंपरागत सत्ता में आता है। बौद्धिक में ये होता है कि आप बौद्धिक रूप से किसी से इम्प्रेस्ड हो और तो आप उसका आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे अपन इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो जो अपने अधिकारी होते हैं तो वो ये माना जाता है कि उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है और वो आपको आदेश देने की स्थिति में है, तो ये सत्ता कहलाती है। करिश्मात्मक सत्ता का अर्थ होता है कि जब आपका पर्सनालिटी, जब आप किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी से इतने अधिक प्रभावित होते हैं तो आप उनके अनुयायी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आप उनके आदेशों का पालन करते हैं। साइमन ने सत्ता पालन के 4 आधार बताए हैं। इसमें विश्वास, एकरूपता, दबाव तथा वैधानिकता। विश्वास यानी कि अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। दूसरा है कि जो उनके विचारों से तालमेल रखते हैं। तीसरी बात है कई बार अपन दबाव का स्थिति में भी बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के रूप में कार्य करते हैं। फिर आता है कि आप जिस में काम कर रहे हैं वो उच्च स्थिति के कारण उसके आदेशों का पालन किया जाता है। तो इस तरह से साइमन के हम 4 पॉइंट्स के हमने चर्चा करी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सत्ता का हम विरोध भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि सत्ता जब मनमाना प्रयोग करने लगती है, जैसे कि अगर सत्ता
आपके प्राकृतिक अधिकारों को वंचित करती है तो हम सत्ता का विरोध कर सकते हैं। या फिर जो हमारी आस्थाएं हैं, अगर उनको किसी तरह की चोट पहुंचती है तो भी हम उसको विरोध कर सकते हैं। देश के संविधान और कानूनों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है, तो ये भी एक सत्ता की सीमा है। प्रत्येक राज्य व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती हैं, अतः ये आर्थिक साधन और क्षमताएं सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकट पटल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी सत्ता पर सीमा लगा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सत्ता द्वारा संविधान के लक्ष्य और आदर्शों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से कुछ मनोवैज्ञानिक और भी सीमाएं होती हैं और जिन्हें हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं कि सत्ता की कुछ तकनीकी और मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी होती हैं। तो इन ब्रीफ वी कैन से दैट हम ये कह सकते हैं कि सत्ता एक व्यक्ति विशेष के आदेशों का पालन है या संस्थागत आदेशों का पालन है, लेकिन उसको हम उन्हीं कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं जब वह हमारे अनुकूल हो, जब हम उन कार्यों को करने में समर्थ हो। ये एक मनमाना व्यवहार नहीं है। थैंक यू सो मच।